अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम कुल 4 बहन भाई थे। राहिला बाजी, समर भाई, निदा आपी और मेरा नंबर आखिरी था। हम सभी उन दिनों पढ़ रहे थे। राहिला बाजी ने बीए के पेपर्स दिए तो उनकी शादी हो गई। निदा आपी ने मैट्रिक किया था, उनका दाखिला एक करीबी कॉलेज में हो गया। ये इंग्लिश मीडियम कॉलेज था, जबकि आपी ने उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ा था। उनकी अंग्रेजी कमज़ोर थी। कॉलेज में सब इंग्लिश बोलते, लिहाजा वो परेशान रहने लगी। घर में कोई पढ़ाने वाला न था। वालिद साहब ट्यूशन के खिलाफ थे, जबकि समर भाई की इंग्लिश बहुत अच्छी थी। उन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था। सिर्फ वही आपी को पढ़ाई में मदद दे सकते थे, मगर वो कुछ लाउबाली से थे। रोज़ ही कहते पढ़ा दूंगा, मगर नहीं पढ़ाते थे। निदा बाजी अब कम पढ़ती और घर का कामकाज ज़्यादा करती। हम जिस मोहल्ले में रहते थे ये शरीफों का मोहल्ला था। हमारे घर के सामने वाले मकान में एक जिम्मेदार फैमिली रहती थी। उनकी एक लड़की मेरी सहेली बन गई, जिसका नाम साइमा था। वो पहले गांव में रहा करते थे। वहां के माहौल में लड़कियों के लिए पाबंदियां ज़्यादा थीं। 1 साल कबल साइमा के अब्बू ने शहर में रहने का फैसला किया और ये लोग हमारे मोहल्ले में आ बसे। साइमा खुश शक्ल और अच्छे अखलाक की थी, लेकिन यहाँ उसकी कोई सहेली ना थी। हमारा मकान उनकी रहाइश से करीब तरीन था, लिहाजा वो मेरी सहेली बन गई। उसने हमारे स्कूल में दाखिला लिया और हम इकट्ठी स्कूल आने जाने लगी। उन दिनों मेरी मंगनी चचाजाद यूसुफ से हो गई, जिनका घर भी हमारे मोहल्ले में था। यूसुफ वाकई यूसुफ कहलाने का मुस्तहिक था। वो खूबसूरत लड़का था। करीबी रिश्तेदारी के बावजूद वो हमारे घर ज़्यादा नहीं आता था। उसकी बहन हुस्ना कभी कभी आ जाती तो साइमा की उसके साथ भी सलाम दुआ हो गई। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। एक रोज़ मैं कॉलेज से आई तो निदा आपी ने बताया कि राहिला बाजी आई है। मैं खुशी से निहाल दौड़ी हुई अम्मी के कमरे में गई। वो वहाँ ना थी। तभी भाई के कमरे में पहुंची। बाजी वहाँ भी ना मिली, वो बाथरूम में थी। कमरे में एक नौजवान बैठा था। मुझे देखकर ताजीमन खड़ा हो गया और सलाम किया। जवाब देकर पलट आई। बाजी को अम्मी के कमरे में पाया। पूछा कि भाई के कमरे में कौन बैठा है। मेरा देवर सरफराज है। तुम्हारे दुल्हा भाई को छुट्टी नहीं मिली तो इसके साथ आ गई हूं। खाने के कमरे में कुछ लेने गई तो दोबारा मतभेड़ हो गई। उसने मुझे देखा तो मैंने नजरें चुरा ली। महसूस हुआ जैसे जेरे लब मुस्कुरा रहा हो मुझे देखकर। अगले दिन साइमा मिली। मैंने बताया कि हमारी बाजी शादी के बाद दूसरी बार आई है अपने देवर के साथ। देवर कैसा है? साइमा ने सवाल किया। मैंने गौर से उसकी शक्ल नहीं देखी। बाजी की शादी गैरों में हुई है ना, पहली बार वो आया है। अच्छा, वो हंस दी। तुम क्यों देखोगी भला? तुमको किसी को देखने की जरूरत ही नहीं। जिसको यूसुफ सानी मिल जाए वो किसी को देखे क्यों? मैंने उसके मजाक का कोई जवाब ना दिया। शाम को वो हमारे घर आधम की। सामने सरफराज नजर आ गया तो उसकी आंखों में चीते जैसी चमक आ गई। उस लम्हे वो मुझे साइमा नहीं लग रही थी। वो मुझे एक अजीब किस्म की लड़की लगी। आनन फानन सरफराज से घुल मिल गई। खुद आगे बढ़कर उससे बातें करने लगी। मैं उसकी जुर्रत पर हैरान थी कि हम तो बहन के ससुराल वालों से बात भी न करते थे। हमारे घर का माहौल ऐसा ही था। अगले रोज जब मुझे स्कूल में मिली तो कहने लगी, तुम्हारी बाजी के देवर बहुत अच्छे लगे। उसने मिन्नत की कि उसका खत सरफराज को दूं। इनकार किया, पीछे पड़ गई और इस कदर जिद किया कि खत ही लेना पड़ा। घर आई तो सभी खाना खा रहे थे और सरफराज सेहन में हाथ धो रहा था। मैंने खत उसको थमा दिया। वो मुझे हैरत से देखता रह गया और मैं तेजी से अपने कमरे में चली गई। उस रोज मैं तमाम दिन सरफराज का सामना करने से घबराती रही, क्योंकि हया भी तो एक फितरी चीज है। अगले दिन स्कूल गई, फिर साइमा सिर हो गई। दोस्ती का वास्ता देने लगी। दोस्ती की खातिर हार मान ली। जो नहीं चाहती थी करना पड़ा। वो मुझे खत देती और मैं सरफराज को मौका पाते ही थमा देती। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन सरफराज को खत देते हुए अब्बा जान ने देख लिया और मेरी शामत आ गई। साइमा का नाम लेते डर रही थी कि वो कहेंगे, तुमने उसका भी खत क्यों दिया? वालिद साहब ने बाजी राहिला को ये कहकर रुखसत किया कि आइंदा मेरे घर देवर के हमरा मत आना। मैं समझी मामला ठंडा पड़ गया, क्योंकि मैंने साइमा का नाम ना लेकर उसको बचा लिया था कि वो मेरी सहेली थी, वरना तो वालिद साहब उसे बुलाकर बेइज्जती करते। मगर मेरी खुदगर्ज दोस्त ने अपने बचाव के लिए ये बात मेरी होने वाली ननद
यानी यूसुफ की बहन से कह दी कि तैयबा सरफराज को खत देते हुए पकड़ी गई है, बल्कि उसके वालिद ने उसे स्कूल जाने से भी रोक दिया है। अमार ने अपने भाई यूसुफ को बताया कि तुम्हारी मंगेतर तो अपनी बहन के देवर को चाहती है और उसे खतूत लिखती है। ये बात मोहल्ले में फैल गई और यूं साइमा की लगाई हुई आग में मेरा सब कुछ जल गया। उस दोस्त ने सिर्फ अपनी बका की खातिर कि मैं किसी से कुछ कह ना दूं, मेरी जिंदगी उजाड़ दी। मेरी मंगनी टूट गई। साइमा की दोस्ती ने मुझे जिल्लत की अथाह गहराइयों में धकेल दिया और खुद को साफ बचा लिया। पछताती थी कि क्यों उस पर भरोसा किया। दोस्त बनाने से पहले उसकी फितरत को ना समझा और ये दोस्ती मेरा सब कुछ ले डूबी। यूसुफ से मेरा बचपन जुड़ा था और वो मेरी पसंद था। उसके साथ मंगनी पर बेहद खुश थी। अभी ये घाव हरा था कि एक और वाकया हो गया। मेरा भाई ज़ीशान शुरू से हंसमुख था, तभी उसके जल्द दोस्त बन जाते थे। लेकिन ज़रियाब उसका बहुत बचपन से दोस्त था। जब वो 5वीं में पढ़ते थे तब से ज़रियाब हमारे घर आया करता। समर को ज़रियाब पर भरोसा था। साथ कॉलेज में दाखिला लिया और जब टेस्ट की तैयारी करनी होती दोनों मिलकर पढ़ते थे। घर में सिर्फ ज़रियाब को आने की इजाज़त थी। बाकी सारे दोस्त दरवाजे पर दस्तक देते और बाहर ही रहते। निदा आपी अक्सर समर भाई को कहती, भाई मुझे पढ़ा दिया करो, लेकिन भाई को अपने दोस्तों से ही फुर्सत ना थी। ये बात अलबत्ता ज़रियाब के दिल पर असर करती थी। एक रोज़ उसने समर से कहा, दोस्त अगर तुम नहीं पढ़ा सकते तो इजाज़त दो कि मैं निदा को पढ़ा दिया करूं। बड़े शौक से, वो खासी कुन ज़हन है, अगर तुम में हौसला है तो सर खपा कर देख लो, उसकी खोपड़ी में कुछ आएगा नहीं। अगले रोज से अम्मी से इजाज़त लेकर ज़रियाब ने निदा को पढ़ाना शुरू कर दिया। पहले सिर्फ इतवार को भाई के पास आता था, अब रोज शाम को आध घंटा निदा को पढ़ाने लगा। इस बात पर किसी ने भी एतराज ना किया कि समर को सब अपने घर के एक फर्द जैसा ही समझते थे। ज़रियाब को पढ़ाते 1 माह ही हुआ था कि एक रोज मुझे आपी की इंग्लिश बुक से एक सफ़ा मिला। अभी मैं पढ़ ही रही थी, आपी कमरे में आ गई। उन्होंने पूछा कि क्या पढ़ रही हो? ये एक खत लिखा है आपके नाम, वही पढ़ रही हूं। तभी आपी का रंग उड़ गया और उन्होंने कागज को मेरे हाथ से झपटने की कोशिश की। उस वक्त समर भाई भी कमरे में आ गए तो मैंने खत को फौरन अपने पीछे छुपाने की कोशिश की। भाई ने कहा, तैयबा ये क्या है, क्या छुपा रही हो मुझसे? भाई मेरी जानिब आ गए। मैंने सफ़ा गिरा दिया और खामोश रही। उन्होंने मुझे उसे फेंकते देख लिया था, झुककर उठा लिया और तहरीर देखते ही उनका रंग बदल गया। जाहिर है कि बचपन से साथ पढ़ते थे, फौरन ज़रियाब की तहरीर पहचान ली थी। खत पढ़ा तो आपी को गजबनाक निगाहों से घूर कर बोले, अच्छा तो पढ़ने की बजाय खतों किताबत का खेल खेला जा रहा है। आपी ने जवाब दिया, मैं तो तुमसे कहती थी भाई मुझे पढ़ा दो, मगर तुम ही ने ज़रियाब को मुझे पढ़ाने को कहा। मैंने पढ़ने के लिए कहा था, इश्क करने के लिए नहीं कहा था। भाई की बात सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया। पहले ही साइमा की लगाई आग से मेरी मंगनी टूटी तो वो दुखी थे और अब दूसरी बहन का किस्सा सामने था। खैर न जाने क्या सोचकर ज्यादा कहे बगैर वो कमरे से निकल गए। अगले दिन कॉलेज न गए, सारा दिन कमरे में बंद रहे। शायद के कॉलेज में दोस्त से झगड़ा करना ना चाहते थे। शाम को हस्बे मामूल ज़रियाब आ गया। दरवाजे पर दस्तक हुई। समर भाई ही देखने गए। ज़रियाब को देखकर आंखों में खून उतर आया। कहा, क्या आज के बाद तुम्हें मेरे घर के अंदर कदम रखने की जरूरत है? तुम मेरे बचपन के दोस्त थे, तुमको अपने भाई की तरह समझता था। मालूम न था कि आस्तीन के सांप हो। तुमने मेरी बहनों को अपनी बहनें न समझा। उस वक्त भाई इस कदर गुस्से में था कि जज्बात में आकर ज़रियाब के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और बोला, बस इतना ही काफी है। दोस्त ना होते तो जान से मार देता। चले जाओ और आज के बाद फिर कभी मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। इसके बाद भाई समर ने वो कॉलेज छोड़ दिया और एक दूसरे कॉलेज में दाखिला ले लिया। इस वजह से उनकी तालीम भी मुतासिर हुई। लेकिन क्योंकि पहला कॉलेज तो नंबर 1 था और अब जिस कॉलेज में दाखिला लिया था वो इतना अच्छा ना था। लेकिन कभी कभी भाइयों को नादान बहनों की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। निदा आपी को दुख हुआ कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि उनकी आंखों पर तो उस वक्त इश्क की पट्टी बंधी हुई थी। मुझे बहुत ज्यादा दुख था क्योंकि पहले भी सरफराज को खत देने पर मुझे मुजरम समझा गया, मगर दुख तो वालिद और भाई को उठाना पड़ा। खा उन्होंने मुझे सही समझा या गलत, बाद में बहन राहीला ने मदद की थी। सरफराज से पूछा तो उसने खतूत बाजी को दिखाकर कहा था कि साइमा ने लिखे हैं, तैयबा ने नहीं।
बेशक तहरीर देख लें। सरफराज की मैं दिल से मशकूर थी। बेशक मंगनी टूटने का सदमा हुआ, लेकिन वालिद और भाई के दिल से ये बोझ तो हल्का हुआ कि खतूत मैंने नहीं लिखे थे। अलबत्ता यूसुफ की बहन और साइमा ने जो बात मोहल्ले में फैलाई उसका मलाल जरूर था, क्योंकि लोगों के मुंह पर कौन हाथ रख सकता है। भाई ने आप ही को कहा कि अब तुम कॉलेज ना जाओगी क्योंकि वालदैन की इज्जत का पास ना किया तुमने। ज़रियाब मेरा दोस्त था, तुम तो मेरी बहन थी, मेरा ही ख्याल कर लिया होता। एक हफ्ता तक आप ही रोती रहीं। तब अम्मी ने समर को समझाया कि इसे माफ कर दो। एक को घर बैठा लिया, हालांकि वो बेगुनाह थी, अब दूसरी के साथ तो रियायत करो। निदा ने वादा किया है कि वो आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगी। सालाना इम्तिहान होने वाले हैं और उसने बहुत मेहनत की है, उसे पर्चे देने दो। किसी तरह अम्मी जान ने मिन्नत समाजत करके समर को मना लिया। समर भाई तो मान गए, मगर आप ही कब मानने वाली थी। एक छोटे लड़के के जरिए ज़रियाब ने फिर उनसे राब्ता कर लिया और दोनों ने घर से बाहर राब्ता बहाल रखा। ज़रियाब शायद निदा आपी की कमजोरी बन गया था। वो आपी के कॉलेज के चक्कर लगाता और ये उससे मिलने किसी ऐसी जगह चली जाती कि जहां दोनों को जमाना ना देख सके। कॉलेज की तालीम मुकम्मल हो गई तो अब्बू ने समर भाई को पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी भेज दिया और वो लाहौर चले गए। अब निदा को किसका डर था। ज़रियाब से दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि गलत ताल्लुकात भी कायम कर लिए। उनको खुद पर काबू रहा और न अपने कदमों पर। मैं उनकी गलतियों को खामोशी से देखती थी और कुछ न कर सकती थी। नहीं चाहती थी वो तालीम हासिल करने से महरूम रह जाएं। उनके बारे में उनकी एक क्लास फेलो से खबरें मिलती रहती थीं। कर्ज आपी ने तालीम के तकद्दुस का ख्याल किया और न अपने वालदैन की इज्जत का। आखिरकार आपी मुसीबत में फंस गई कि इज्जत के साथ जान भी जानी थी। मुझे सारी बातों का इल्म था, लेकिन अम्मी को ना बताती। अगर बता देती तो अब्बू निदा आपी के साथ अम्मी को भी शूट कर देते। बिलाखिर एक दिन निदा आपी ज़रियाब के साथ घर से चली गई और दोनों ने अदालत में निकाह पढ़वा लिया। वो एक दूसरे शहर जा बसे। उनके अचानक गायब हो जाने से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। मोहल्ले वाले तो पहले ही मेरी मंगनी टूटने की बातें करते थे। वालिद बहुत परेशान थे। समर भाई यूनिवर्सिटी हॉस्टल में थे। वालिद ने सोचा कि इसे लाहौर इत्तला की तो ना जाने इस पर क्या गुजरेगी। जब घर आएगा तो बता दूंगा। मोहल्ले में यही बात फैला दी कि निदा भी आला तालीम हासिल करने लाहौर चली गई है। वहां उसे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया है। मैंने और अम्मी ने घर से निकलना बंद कर दिया कि कोई हमसे निदा के बारे में सवाल ना करे। समर भाई घर आए। वालिद ने उनको तहम्मुल की तलकीन की और कहा कि निदा तो चली गई, उसे मरा हुआ समझ लो, लेकिन अब अगर तुमने कोई ऐसा वैसा कदम उठाया तो रही सही इज्जत भी जाती रहेगी। बेहतर है हम ये घर फरोख्त करके लाहौर शिफ्ट हो जाएं। बड़ी मुश्किल से समर भाई ने अपने जज्बात को काबू में किया। खामोशी से वापस यूनिवर्सिटी चले गए। वालिद ने घर फरोख्त करने के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी। एक प्रॉपर्टी डीलर के जरिए बिल आखिर घर को फरोख्त कर दिया और हम लोग लाहौर आ गए। इस वाक़े को 10 बरस गुजर गए। समर भाई को लाहौर में ही एक अच्छी जॉब मिल गई थी। मेरी शादी भी लाहौर में हो गई। राहिला बाजी पहले ही यहाँ रहती थीं। हमारा अपने शहर से कोई वास्ता ना रहा। एक रोज समर भाई, उनकी बीवी और अम्मी लिबर्टी में शॉपिंग करने गए तो अचानक निदा आपी अपने शौहर और बच्चों के हमरा नजर आ गईं। वो सामने से आ रही थीं। जब करीब आईं, अम्मी को देखकर रुक गईं। करीब आकर गले लगना चाहा। अम्मी तो माँ थीं, शायद गले लगा लेतीं, लेकिन समर भाई साथ थे। अपनी जगह बुत बनी खड़ी थीं। ज़रियाब भी शर्मिंदा था। गर्दन झुकाए धीरे से बोला, अम्मी जान, मुझे माफ़ कर दें, हमसे गलती हो चुकी थी। अगर मैं निदा से शादी ना करता तब भी आपकी इज्जत पर बन जाती। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता ना था। समर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे समझा दिया था कि अब उस घर से मैं रिश्ते की उम्मीद ना रखूं। समर भाई बोले, तो तुमने थप्पड़ का ये बदला लिया कि मेरी बहन को भगाकर उससे कोर्ट मैरिज कर ली। वैसे भी हमने मर जाना था तो तुमने यूं भी हमको मार दिया। उस वक्त समर भाई की हालत दीदनी थी। वो बेबस से खड़े थे और लहजा ऐसा था जैसे फरियाद कर रहे हों। अम्मी ने समर का बाजू थामा और आगे ले गई। बोली, बस बेटा, जो हमारी किस्मत में था हो चुका, अब कुछ फायदा नहीं है। झगड़ा भी करोगे तो अपनी ही इज्जत खराब होगी। निदा ने अपनी पसंद से शादी कर ली है। अब खुश है या दुखी, हमसे तो कोई वास्ता नहीं है। वो अब 3 बच्चों की माँ है और बच्चों का कसूर नहीं है।
बेहतर है कि हम इसको एक ख्वाब समझकर भुला दें। समर भाई की आंखों में आंसू थे, मगर अक्लमंदी का तकाजा था, सब्र करना था, सो सब्र किया। सिवाय सब्र चारा भी क्या था। 1 साल बाद निदा आपी ने मुझे फ़ोन किया, जाने कैसे मेरा नंबर तलाश किया। बहरहाल जब मैंने पूछा अब तो खुश हो, खुशी पूरी कर ली अपनी, तब आह भर कर बोली, तैयबा क्या बताऊं कि खुश हूं या ना खुश। जैसी जिंदगी है अब तो गुजारनी है, अपनी करनी है, खुद भरनी है। ज़रियाब कुछ ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं है, माली तौर पर भी मुस्तहकम नहीं है। गरीबी अमीरी हर तरह के हालात औरत गुजार लेती है, लेकिन अगर शौहर सही ना हो तो फिर जिंदगी बहुत तकलीफ देह हो जाती है। मैं जैसी जिंदगी गुजार रही हूं तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जायज़ ज़राए से ज़रियाब की आमदनी नहीं आती, बल्कि गलत कामों से कमाता है। अयाश भी है। गलत किस्म की औरतों से दोस्ती और बाहर रातें गुजारना इसका मशगला है। जो कमाता है शराबो शबाब की महफिलों की नज़र कराता है। बच्चों की खातिर सब अजाब सह रही हूँ। अगर ज़रियाब से झगड़ लूँ तो बच्चों का क्या होगा। मुझे बहन की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ और मैंने कहा, निदा तुम्हारे जाने के बाद अब्बू ने तुम्हारा गम ऐसा दिल को लगा लिया कि बीमार रहने लगे थे, बिलाखिर वफात हो गई। पूछा, तुम तो खुश हो तैयबा? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे वालदैन ने अपनी दुआओं के साथ रुखसत किया था। मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान हैं, खुशहाल भी हैं, मैं बहुत खुश हूँ। तभी निदा ने ठंडी आह भरकर कहा, काश मैं भी वालदैन की दुआओं के साथ रुखसत होती तो शायद आज ऐसे बुरे हाल में जिंदगी ना गुजार रही होती। तैयबा मेरे लिए दुआ करना कि ज़रियाब सुधर जाए, बाकी मांदा जिंदगी अच्छी गुजरे। ज़रियाब सुधरा या नहीं मालूम, क्योंकि मैं अपने शौहर और बच्चों के साथ कनाडा चली गई और फिर निदा से राब्ता कायम ना हो सका। और यूं मेरी बहन की घर से भागने की गलती ने हमें हमेशा के लिए दूर कर दिया। लड़कियों किसी लड़के के पीछे ऐसे कदम ना उठाया करो, वरना जिंदगी अजाब बन जाएगी। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।